हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं ग्राफिकल मेथड, अलजेब्राइक मेथड, और अलजेब्राइक मेथड में हमने 2 टाइप्स कर चुके हैं जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन आता है और एलिमिनेशन आता है। ठीक है, वो हम कर चुके हैं। अगर आपने वहाँ तक का पोर्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका मेथड आता है अलजेब्राइक में, वो है लास्ट जो इसका मेथड है एक तरह से, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस मेथड में। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन वही रहेंगे जैसे हमने पिछले 2 टाइप्स में किए हैं, क्वेश्चन वही है बट उसका तरीका बदल जाएगा, मेथड ही अलग है। बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा, जैसा उनमें आता है वही आंसर इसमें आएगा, बट मेथड थोड़ा डिफरेंट है, बस इतना ही फर्क है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर आपके पास स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ऐसी फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, तो आप उसको पहले इस फॉर्म में चेंज कीजिए। कैसे करते हैं, अगर आप एक्स वाई और कांस्टेंट जो भी वैल्यूज सबको लेफ्ट में ले आइएगा, राइट साइड को 0 ही रखना है। ध्यान रखिएगा, राइट साइड हमेशा 0 ही रखना है। अगर कोई कांस्टेंट राइट साइड में गिवन है तो आप उसको लेफ्ट में ले आइएगा, माइनस लगा के या प्लस लगा के साइन चेंज करके, और वो =0 ही रखना है हमेशा, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का चैप्टर ही है, तो 2 बनेंगी। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो इसका एक सिंपल प्रोसीजर है, वो देखिएगा क्या है। पहले आप देखिए x, यहाँ पे y और यहाँ पे 1, x y और 1 लिख लीजिए सीधा। अब आपको क्या करना है, जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू अलग से लिख लीजिए कि आप कंपेयर करके इससे। यहाँ पे आप इक्वेशन ये गिवन है, और हेयर a1 = दिस, b1 = दिस, c1 = दिस, सिमिलरली a2 b2 c2 इज दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा रूल है, आपको पता है a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। ठीक है, तो आपको बीच से शुरू करना है, बीच वाली वैल्यू से। क्या याद रहेगा, बीच वाली वैल्यू से। तो बीच वाली वैल्यू क्या है, b1 है और b2 है। b1 b2 लिख लीजिए। b के बाद किसका नंबर आता है, c का नंबर आता है, तो c1 c2 आ जाएगा। ठीक है, b के बाद नेक्स्ट नंबर c2 का आता है, c का। अब जो लास्ट आया वही दोबारा से लिख दीजिए, c1 c2 फिर से लिख लीजिए। अब c के बाद आगे तो है ही नहीं, 0 0 थोड़े लिखेंगे। c के बाद अगला नंबर फिर से 1 आ जाएगा, मतलब रोटेशन चलती है। तो c के बाद अगला नंबर फिर से क्या आ जाएगा, a1 और a2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी अपॉन में = का साइन लगाते जाइएगा बीच में। और अगर फिर से वही जहाँ पे एंड हुआ था a1 a2 था, तो a1 a2 एज इट इज, और a1 a2 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा फिर से b1 b2 का। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग भी b1 b2 से होगी और एंडिंग भी b1 b2 से होगी। इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, b1 b2, उसका नेक्स्ट c1 c2, फिर c1 c2 दोबारा से जो यहाँ पे आया वो दोबारा कर लीजिए, फिर से a1 a2 रोटेशन होती है, फिर a1 a2 जो लास्ट में आया था वही दोबारा से, फिर उसका नेक्स्ट b1 b2, बस यही करना है। उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड, यहाँ नीचे वाली वैल्यू से, ये इसका प्रोसीजर ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आना, पहले ऊपर से नीचे, माइनस फिर अपने आप से जोड़ देना आपको, और फिर इसको इससे, ऐसे ही इसको इससे, और माइनस इसको इससे, इसको इससे, फिर माइनस फिर इसको इससे। ठीक है, मतलब x अपॉन b1 को c2 से करना है, माइनस b2 को c1 से करना है, y अपॉन c1 को a2 से करना है, a1 को c2 से करना है, और 1 के अपॉन में a1 को b2 से करना है, माइनस a2 को b1 से करना है। ठीक है, ये जब आप करोगे तो आपको क्या करना है, आप उसके बाद नेक्स्ट बस 3 ही लाइनों का पार्ट है, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और लास्ट वाले को इक्वल रखेंगे। देखिए फिलहाल आपका क्या है, ये पार्ट = ये पार्ट = ये पार्ट, तीनों ही इक्वल है, तीनों इक्वल है ना। तो आपको फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखना है। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो वहाँ से x आ जाएगा, और सेकेंड और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो थर्ड आ जाएगा, सॉरी y आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा, और y सेकंड और लास्ट को इक्वल रखेंगे तो y आ जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा, बस इतना ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है इसको। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, and in case there is unique solution find by cross multiplication method। that means सबसे पहले ये नहीं कि आपको शुरू कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सबसे पहले पूछा है कि किसका सोल्यूशन किस टाइप का है। अब ये बात जब भी आएगी तो आपको याद रखना है स्टार्टिंग वाली बात,
जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ग्राफिकल मेथड के टाइम पे। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का होगा तो वो हमें पता करने का तरीका है इनका रेशियो, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो रेशियो आता है A1/A2 B1/B2 C1/C2, पहले आपको वो रेशियो चेक करना है। उसके बाद फिर आपका अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है, ये कहा है इसने साफ साफ कह रहा है बुक में कि अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ही आपको इसको सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, अदरवाइज नहीं करना है, अदरवाइज सोल्व नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम मान लीजिए आपने सोल्व करना शुरू कर दिया, बाद में पता लगे तो नो सॉल्यूशन का केस था, मेहनत तो बेकार गई ना आपकी, तो आप वो मत करना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो भी आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि सॉल्यूशन ही इनफाइनाइट हो गए, तो आप निकाल ही नहीं सकते इनफाइनाइट। तो वही चीज़ यहाँ पे है, तो आपको यूनिक के केस में ही सोल्व करना। उसका तरीका क्या है आपको पता है। सबसे पहले इसको जर्नल इक्वेशन में चेंज कीजिए, तो कैसे है 2x + y - 5 = 0 कर दीजिए इसको। मैंने कहा था राइट साइड को 0 बनाना है। सिमिलरली इसको भी बोल देंगे 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, हो चुका है सिंप्लीफाई। अब यहाँ से मैंने कहा था A1 A2 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यू लिख ली, जो भी है आपका A1 B1 C1, तीनों की वैल्यू मैंने लिख ली -5 यही थी। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, A2 B2 C2 हो गई सारी वैल्यूज। अब हमें सबसे पहले स्टार्ट सीधा नहीं करना डायरेक्ट, आपको पहले चेक कीजिए। उसका चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था। A1/A2 का रेशियो देखिए क्या है 2/3 है, कैंसिल हो नहीं रहे आपस में तो छोड़ दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। फिर बात आती है B1/B2 आएगा 1/2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखेंगे आप साफ साफ पता लग रहा है दोनों इक्वल नहीं है भाई, 2/3 और 1/2 तो इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है ना, नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। सो लिखेंगे आपको हेयर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब फिर हम शुरू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब शुरू करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1, डिवाइड बाय इक्वल टू। क्लियर यहाँ तक। फिर मैंने क्या कहा था, मिडल वैल्यू से शुरू करना है B1 B2 से। तो B1 B2 1 और थोड़ा गैप देके 2, डिवाइड मत लगा देना, गैप देना थोड़ा सा। B1 B2 के बाद आता है C1 C2, तो इसको इससे यहाँ से लिख दिया, फिर C1 C2 फिर से, और फिर आएगा A1 A2, फिर A1 A2 और B1 B2 वैल्यू लिख दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, फर्स्ट वैल्यू हमेशा ऊपर से नीचे तक ही आएगी, ऊपर से नीचे और यहाँ नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बीच में माइनस का साइन। शुरू करते हैं इसको कैसे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है -8, तो आएगा -8। फिर मैंने कहा था अपने आप से माइनस लगाना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को करेंगे -5 से तो आएगा -10। ये अपने आप से माइनस लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इज इक्वल टू y अपॉन -5 को 3 से करेंगे तो -15, फिर माइनस अपने आप से लगाना है, -8 × 2 -16, तो ये एच इज, तो 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस पॉजिटिव था, माइनस अपने आप से लगाया, 3 1 जा 3 एच डीज, तो ये आ जाएगा x अपॉन -8 + 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 और माइनस +16 और 1 अपॉन 4 - 3 1 होता है, जानते हैं आप सभी। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो बोल सकता हूँ x अपॉन 2, जानते हैं सभी, -8 + 10 2 होगा, इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ चुके हैं, इससे आगे नहीं कर पाओगे। अब हम करते हैं x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल रखिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इक्वल रखता हूँ, तो यहाँ से बोलेंगे x/2 इज इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी किया था यहाँ पे वही, इसको इससे इसको इसके, x 1 जा x और 2 1 जा 2, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया आंसर, बस आ गया x। सिमिलरली सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बस सिंपली जो कैलकुलेशन करनी जो है वो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक और हम ट्राई करते हैं। मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको इक्वेशन बनवा के दिखा दूंगा और सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, वो होती है आपकी जनरल फॉर्म 8x + 5y - 9 = 0, और ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 = 0, ठीक है। अब आपको पता है मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप A1 B1 और C1 की वैल्यू क्या है वो देख लीजिए, A2 B2 और C2, ये आदत डाल लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हो जाएगा 8
और 5 पॉजिटिव है और ये C1 नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव मैटर करता है। तो ये 3 और ये 2 और ये -4, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू लिख ली। अब हम चेक करते हैं क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो भी हम सोल्व करेंगे, अदरवाइज हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, सो A1/A2 आ जाएगा 8/3। मैं जल्दी कर रहा हूँ, आपको स्टेप वाइज करना है। A1/A2 इक्वल टू दिस, B1/B2 इक्वल टू दिस, जो भी है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इक्वल नहीं है, देख सकते हैं 8/3 और 5/2 इक्वल नहीं है। सो यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो बोल देंगे हेंस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। x, y और 1। स्टार्टिंग मैंने कहा था B1 B2 से करते हैं, तो B1 है 5, B2 है 2, तो B1 B2। नेक्स्ट आता है C1 C2, -9 -4, -9 -4 C1 C2। उसके बाद आता है A1 A2, रोटेशन चलती है, मैंने बताया था C1 के बाद फिर से A का नंबर आ जाएगा, जहाँ पे एंड हुआ था वहीं पे शुरू करना है, 8 और 3, और फिर 8 और 3 के बाद 5 और 2 फिर से। ठीक है, ये स्टेप हो चुका है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे पहले चलते हैं, वही सेम पिछले वाली बातें। तो x अपॉन 5 4 जा -20, ये माइनस का था तो -20 आ गया, माइनस अपने आप से लगाना है, मैंने बताया था आपको। 2 9 जा -18 और -18 एज इट इज, तो +18 बन जाएगा बाद में ही। तो y अपॉन -9 3 -27, माइनस अपने आप से लगाया था, 8 4 जा 32 -32, और 1 अपॉन 8 2 जा 16 माइनस अपने आप से लगाया, 5 3 जा 15। सो x अपॉन -20 + 18, y अपॉन -27 + 32, 1 अपॉन 1। ठीक है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ यहाँ से x अपॉन -2 और y अपॉन 5 और 1 अपॉन 1। तो वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख दीजिए। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप सभी जानते ही हैं कैसे करते हैं। इसको इससे x आ जाएगा, इसको इससे करेंगे -2 आ जाएगा, तो आंसर आ चुका है -2। सिमिलरली जब सेकंड और थर्ड को इक्वल रखेंगे तो y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1, सो y इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ चुका है। सो आंसर इज x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स आगे का पोर्शन जो है हर रोज़ की तरह आपका जो अभी पिछले दिनों चल रहा है कि आपके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसको मैं वर्बली बता रहा हूँ। जैसे तो वर्बली बता के आपको करता हूँ, तो बताता हूँ कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 3.5 NCERT क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। यानी कि एक हॉस्टल में कोई बच्चा रह रहा है मान लीजिए, तो उसका एक पार्ट तो उसका मंथली जो उसका हॉस्टल चार्जेस है वो एक पार्ट तो फिक्स है कि देना ही देना है। ठीक है ना, रेंट जो है समझ लीजिए देना ही देना है, और प्लस में जितने दिन उसने खाना खाया है, खाने का जो खर्चा है पर डे के हिसाब से वो अलग खर्चा है। ठीक है ना, तो इस तरह से टोटल खर्चा उसको देना है। व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई भी एक स्टूडेंट A B C D कोई भी A है, टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन वो उसने खाना लिया वहाँ से, एंड शी हैज़ टू पे ₹1000। ठीक है, एज हॉस्टल चार्जेस, उसने हॉस्टल चार्जेस टोटल कितना दिया ₹1000, यानी कि उसके अंदर फिक्स चार्ज भी आ गया और 20 डेज का हॉस्टल का खाने का खर्चा भी आ गया। ठीक है, तो वो आपका ₹1000 है। वेयर एज स्टूडेंट बी हु हैज़ टेकन फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180, यानी कि 1180 रुपीज़ उसने हॉस्टल चार्जेस दिए 26 दिनों के लिए। ठीक है, 26 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो चीज़ पूछी जाती है वही आपका वेरिएबल्स होते हैं x और y। सो आपसे पूछा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। सो स्टार्टिंग इसी से करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, लेट फिक्स चार्ज का मतलब जो रेंट लगेगा ही लगेगा, दैट इज ₹x एंड, और फूड चार्जेस पर डे, फूड चार्जेस पर डे ₹y। सो ₹y। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, आपको कैलकुलेशन आपको करनी है। पिछले 2 क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया आपको। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट A जो है उसने उसको खाना लिया है 20 डेज के लिए, तो उसने क्या करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, रेंट तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसने 20 डेज के लिए फूड लिया, तो एक दिन का जो फूड का चार्जेज है वो ₹y है पूरा दिन का। ठीक है ना, तो पूरा दिन का चार्जेज ₹y, और 20 डेज का क्या हो गया 20y। सो 20y, और टोटल उसको चार्जेस बनता है ₹1000। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। ऐसे ही स्टूडेंट बी है हु हैज टेकन फूड फॉर 26 डेज, तो 26 डेज तो रेंट तो वही है ना, रेंट तो वही रहेगा, तो x प्लस 26 डेज के लिए 26y इज इक्वल टू 1180 मेंशन है, तो 1180 ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको सोल्व करना अपने आप करना है। आपके पास दो इक्वेशन सामने है, इसकी आपको करना है सोल्व, और इसको बोला है बाय एनी एल्जेब्राइक मेथड। आप ये प्लस पॉइंट आपके लिए, ठीक है, आपको बोला एनी एल्जेब्राइक मतलब किसी से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। अगर आपको करना चाहो तो कर सकते हो, बट किसी से भी कर सकते हो। और उसने बोला है साफ साफ एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ही आपको सोल्व करना है। समझ गए होंगे, यानी कि आपको A1/A2 और B1/B2 का रेशियो जो आप करते हो C1/C2 का, तो वहाँ से आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनता है, जो कि पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने समझाया आपको, तो वैसा ही करना है। तो अगर वो यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है तो आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए इसने मैंशन किया है साफ साफ कि एनी एल्जेब्राइक मेथड। एनी का मतलब अब तक मैंने थर्ड आपको सिखाया आज, तो इनमें से कोई भी जो आपको इजी लगा हो, जिससे भी इजी लगता हो, उससे आप कर सकते हैं, सोल्व करना है बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसका फोर्थ का, वो आपका फ्रैक्शन वाला है, मैं आपको नहीं करवाऊंगा, वो अपने आप करो। पिछले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 एक्सरसाइज लगातार आए थे, तो आप ये अपने आप करोगे, ठीक है। अब आता है यश, थर्ड पार्ट। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, so then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यानी कि पूछा टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो आपको फिर वही बात आती है स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन से ही आपको पता लग जाता है x क्या लेना है, y क्या लेना है। तो ये पूछा टोटल क्वेश्चंस कितने थे, तो टोटल क्वेश्चंस के लिए क्या होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चन तो उसके करेक्ट थे और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे, इनकरेक्ट थे, ठीक है। तो वहीं से ही टोटल करेक्शन बन जाएंगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, तो टोटल बन गए। तो आपको मान लेना है लेट करेक्ट क्वेश्चंस होंगे x एंड इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है दैट इज y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। तो एक क्वेश्चन जो है टोटल कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, तो सोचिए एक क्वेश्चन को उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल करेक्ट क्वेश्चन कितने थे उसके, x, तो टोटल हो गए 3x। अब इतना तो आप सबको पता है, जो इनकरेक्ट होगा, जो रॉन्ग होगा आंसर, उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, डिडक्ट ही तो होंगे। तो वो कह रहा है कि लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो एक क्वेश्चन का 1 नंबर माइनस हो रहा है उसका। तो सोचिए टोटल क्वेश्चन कितने थे उसके, y क्वेश्चंस थे, तो 1 क्वेश्चन में 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, तो y क्वेश्चंस में y मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 है ना, तो माइनस y। अब ये तो उसने गेन किए करेक्ट के लिए, और ये उसने लॉस किए किसके लिए, इनकरेक्ट के लिए। उसके बाद उसका टोटल जो स्कोर बनता है दैट इज 40। मेंशन है क्वेश्चन में कि 40 का स्कोर बनता है उसका। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। सिमिलरली फिर कह रहे हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच राइट आंसर, तो करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स अगर करते हैं तो 4x हो जाएगा सिंपली, और डिडक्शन जो हो जाएगी वो 2 मार्क्स की हो जाएगी रॉन्ग आंसर की। तो रॉन्ग आंसर टोटल y किए थे उसने, तो एक क्वेश्चन के 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, तो y क्वेश्चन के हो जाएंगे 2y, एंड जो उसका स्कोर है उस केस में तो वो बनता है 50। तो ये आपके 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं सोल्व। अब आप सोल्व आपको करना है बाय एनी मेथड, मेंशन है कि बाय एनी मेथड, जो आपको इजी लगता हो उससे आप कीजिए इसको सोल्व, आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। A और B 2 जगह हैं जो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अपना मान लीजिए एक शहर आपका है और एक शहर दूसरा है जो 100 किलोमीटर पे है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार तो आपके शहर से शुरू हुई है मान लीजिए, एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम B, एक दूसरे शहर से शुरू हुई है, दूसरे से जो 100 किलोमीटर दूर है, और एट द सेम टाइम, एक टाइम पे शुरू किया उन्होंने। इफ द कार ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब मेरा है सिंपली कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि एक ही डायरेक्शन वाली हो गया कि दोनों ईस्ट की तरफ ही जा रही हैं। आपसे जो भी दूसरा जो आपका फ्रेंड है या जो भी आपका रिलेटिव है जो 100 किलोमीटर दूर किसी शहर में रह रहा है, तो हम उन दोनों ने एक साथ ही गाड़ी स्टार्ट की और दोनों ही ईस्ट के डायरेक्शन में ही जा रही है, या वेस्ट जा रहे हैं या नॉर्थ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल, ठीक है। तो फिर कह रहा है नेक्स्ट, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड है दोनों की। दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 आवर्स में एक दूसरे से मिल जाते हैं, 5 आवर्स बाद एक दूसरे से मिलते हैं। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक यहाँ से शुरू हुआ और एक उधर से हमारी तरफ चला, एक दूसरे की तरफ चले, तो दे मीट इन 1 आवर, 1 आवर में वो दोनों मिलते हैं।
देन व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो सिंपली क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, लास्ट में क्या है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार, यानी कि आपको क्वेश्चन किस पे लगा है, स्पीड ऑफ कार पे, तो यानी कि एक्स और वाई आपके स्पीड ऑफ कार है। सो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से के थ्रू। देखिए ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये ए शहर है, ये बी शहर है, दोनों के बीच में ये रोड है, 100 किलोमीटर की इनकी डिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट केस में कह रहा है कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सपोज दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से गाड़ी चली और एक ही गाड़ी यहाँ से चली, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, एक ही टाइम पे चल रही है, तो ये यहाँ से चला इधर और ये भी चला इधर, दोनों ही एक तरफ चले, तो कह रहे हैं कि 5 आवर्स में मिल जाएंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगाइए जरा कि 5 आवर्स में मिलेंगे, इट मीन्स क्या हुआ, ये धीरे चलाएगा क्योंकि तो आगे पहले से 100 किलोमीटर दूर पहले से ही उससे आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा धीरे चलाएगा और ये इसको थोड़ा तेज भगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको 5 घंटे बाद वो दोनों मिल जाएंगे। सपोज वो यहाँ से चलते चलते बी जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गए सी पॉइंट पे सपोज, तो ये सेम टाइम पे चली थी, ये गाड़ी यहाँ से चली थी, एक गाड़ी यहाँ से चली थी, दोनों गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन चल रही है और 5 आवर्स के बाद दोनों मिलती हैं एक ही जगह पे। इट मीन्स चली दोनों, ये नहीं है कि ये खड़ा हो गया यहाँ पे, ये चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। इट मीन्स 5 आवर्स तक के लिए ये चलिए और 5 आवर्स के लिए ये चलिए यहाँ तक। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की बी से चलने वाली गाड़ी ने, वो 5 आवर्स के लिए इतनी डिस्टेंस की है BC, और जो ए से स्टार्ट हुई थी गाड़ी उसने ए से लेके सी तक चला है, वो भी 5 आवर्स में ही चला है। 5 आवर्स में दोनों मिल जाते हैं, दैट मीन्स 5 आवर्स में टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल इतनी कर दी सी तक की, तभी तो सी पे जाके मिले वो दोनों। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को समझना है ऐसे, देखिए कैसे। अब 5 आवर्स के दोनों, इसका मतलब कितनी देर चले, 5 आवर्स दोनों ही चले हैं। ठीक है ना, तो आपको स्पीड पता है आपको कितनी है, स्पीड कितनी थी, ए की स्पीड, ए से जो गाड़ी चलती है उसकी x किलोमीटर पर आवर थी और y से चलने वाली गाड़ी की y किलोमीटर पर आवर थी। तो सोचिए जरा, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 आवर में x किलोमीटर, ये तो मतलब है ना, 1 आवर मतलब x किलोमीटर चलेगा 1 आवर में, तो 1 आवर में x किलोमीटर है, तो 5 आवर्स चली है टोटल। मान लीजिए ये भी 5 आवर्स चला है, ए से चलने वाला और बी से चलने वाला भी 5 आवर्स चला है, तो 1 घंटे में वो x किलोमीटर जा रहा है, 1 आवर में x किलोमीटर जा रहा है, तो 5 आवर्स में कितना जाएगा, 5x। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सी तक का जो डिस्टेंस हुआ, ये टोटल कितना हो गया, 5x। सिंपली ये क्या है, टाइम, ये क्या है, स्पीड, टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं, सिंपली समझ लीजिए, छोटे बच्चों की तरह समझ लीजिए। 1 आवर में x किलोमीटर चले हैं, तो 5 आवर्स में कितना चलेंगे, 5x चलेंगे, तो 5 आवर्स में तो यहाँ से लेके चला है और वहाँ तक पहुँच गया 5 आवर्स में, तो टोटल डिस्टेंस उसने 5x चली है। सिमिलरली बी की बात की जाए तो बी जो है यहाँ से चला है यहाँ तक और इसकी स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में y किलोमीटर। सो 1 आवर में ये y किलोमीटर चला है, तो ये भी 5 घंटे ही चला है, 5 आवर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इक्वेशन भी बनानी ईजी है आपके लिए। देखिए कैसे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 5x। ठीक है, 5x है ना, तो 5x इज इक्वल टू, देखिए ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 100 प्लस बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 5y। कुछ पहले पढ़ा मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस ए से बी की डिस्टेंस 100 थी, बी से सी की डिस्टेंस 5y थी, और इन दोनों के डिस्टेंस मिला के कितनी थी, 5x। ठीक है, ए ने जो है वो 100 किलोमीटर भी कवर किया और उसके बाद ए बी वाली जो गाड़ी चली थी बी से, उसका भी डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों को मिला के ही तो कवर किया ना टोटल डिस्टेंस। तो इसका जो ए से जो डिस्टेंस चला है, ए ने ए से जो डिस्टेंस चला और जो टोटल डिस्टेंस वो होगा 100 किलोमीटर, तो ये कवर किया उसने, प्लस जो बी ने किया वो कवर किया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। चाहो तो इसको इजी बना सकते हो 5 कॉमन निकाल के, सो इसको बोल सकते हैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, 20 बच जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या करना है, ए से बी आपकी फिर वही है, एक ए है पॉइंट, एक बी पॉइंट है, वहां से दोनों से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इस बार दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक दूसरे की तरफ चल रही है, टुवर्ड्स ईच अदर।
तो वो इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, दोनों गाड़ियाँ इधर चल रही है और वो कह रही है 1 आवर में मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो 1 आवर में मिल जाएंगे, तो 1 आवर का मतलब ये हुआ 1 आवर में वो दोनों मान लीजिए यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सी पॉइंट मान लीजिए जहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे पहले मीटिंग पॉइंट एक साइड में था, अब मीटिंग पॉइंट बीच में है दोनों के, तो सी पॉइंट पे दोनों आके मिल जाते हैं। दैट मीन्स ये भी 1 आवर के लिए चला है और ये जो गाड़ी चली थी वो भी 1 आवर के लिए ही चली है। दैट मीन्स ए से जो डिस्टेंस चली वो भी 1 आवर के लिए चलेगी और बी वाली डिस्टेंस भी 1 आवर के लिए ही चली है। सो 1 आवर की डिस्टेंस आप सभी जानते हो, ए से चलने वाली गाड़ी की 1 आवर की डिस्टेंस आपको पता है कितना है, x किलोमीटर। सो 1 आवर में ये यहाँ से यहाँ तक आया, ए से सी तक, और डिस्टेंस कितनी कवर की होगी उसने, x किलोमीटर की है। ठीक है ना? और बी से जो गाड़ी चली है उसने 1 आवर में y किलोमीटर चलता है सिंपली, तो ये भी 1 आवर सेम टाइम चलते हैं, 1 आवर मिल जाते हैं, तो ये भी 1 आवर में हुआ और 1 आवर में कितना हुआ, y किलोमीटर। ठीक है, तो इस बार देखिए क्या बनता है, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 100 थी ना। तो वो देखिए 2 टुकड़े बन गए इसके, अब 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, कैसे, x और y। तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस वाई, यानी कि इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस। ठीक है, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना आया, 100 ही तो हो गया टोटल, तो इज इक्वल टू 100। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड लगाइए, आपको सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट एंड सिमिलरली एक और केस है, एक समझ लीजिए, दूसरा अपने आप आ जाएगा। सो द रेक्टेंगल, लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। सो फिफ्थ पार्ट है ये, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। ये बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मीन्स सिंपली फाइंड करना, तो मतलब एक्स और वाई है, और रेक्टेंगल की डायमेंशन होती है लेंथ और ब्रेड्थ, है ना। तो सो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, यूनिट्स है, यूनिट्स है। सो ब्रेड्थ सपोज इज इक्वल टू वाई यूनिट। क्लियर? सो एरिया क्या होगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। एरिया जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो वो एरिया हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। जो एरिया है वो था एक्स वाई, रिड्यूस हो रहा है मतलब 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, 9 माइनस, और कब हो रहा है, जब आपको बोल रहा है लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 लेंथ, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दिया। अब मैं तो बताता हूँ फिर से, अगर कह रहे हैं कि लेंथ को 5 रिड्यूस कर दिया जाए और ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो एरिया बनेगा, एरिया तो सिंपल वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये नई लेंथ है रिड्यूस करने के बाद, और ये नई ब्रेड्थ है इंक्रीज करने के बाद, तो जो नया एरिया है दोनों के प्रोडक्ट ही तो आएगा। तो इन दोनों का जो एरिया आएगा प्रोडक्ट करने से, जो एरिया आएगा वो पहले वाले एरिया जो है उससे कितना कम है, 9 कम हो जाता है, 9 रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स वाई एरिया पहले था, उसमें से 9 कम हो गया, कब हुआ, जब एक्स में से 5 कम किया और वाई में 3 बढ़ा दिया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई माइनस प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो इसको मैं 9 को उठा के इधर ले आ रहा हूँ, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लो जी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन क्या है, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट। तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, लेंथ को आपको करना है, क्वेश्चन ये था कि लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया आपने, ठीक है, x प्लस 3 कर दिया, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, ब्रेड्थ को भी बढ़ाना है, तो 2 यूनिट, तो y प्लस 2, y थी और उसमें 2 बढ़ा दिया। तो फिर कह रहा है कि इस एरिया इंक्रीज बाय 67। सो जो नया एरिया जो आएगा, लेंथ इंटू नई ब्रेड्थ जो है, न्यू लेंथ ये न्यू ब्रेड्थ जो आई, वो पहले वाले एरिया से 67 ज़्यादा हो जाता है। क्या, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया प्लस कर दीजिए 67। सो सेम वही क्वेश्चन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, उधर ले जाइएगा तो 61। सेकेंड इक्वेशन आ गई है।
तो ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और ये सेकंड। इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व करने का जो मेथड आप लगाएंगे वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बाय एनी मेथड बोला गया है इसमें, आप कर सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन है एंड आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द गिवन इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। आपको बोला गया है कि पी की वैल्यू फाइंड करनी है। देख सकते हैं पी ये रहा 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है कि सो दैट इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सो आप सभी जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोला है साफ साफ। सो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए a1 b1, 2 की जरूरत है वैसे तो, c1 भी निकाल लीजिए कोई बात नहीं, a2 b2 और c2। ठीक है, 4p + 8 प्लस के हैं तीनों, ये भी प्लस के हैं दो तीनों, तो ये भी 2 रहेगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जो भी ये जरूरी नहीं यूनिक के केस में, इनफाइनाइट में भी आ सकता है, नो सॉल्यूशन का केस में आ सकता है, उससे कोई टेंशन लेनी नहीं, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग रख दे जाना है। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज 4/2 = p/2, 2 × 2 = 4, सो नॉट इक्वल टू था। सो p इज नॉट इक्वल टू 4, 2 × 2 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन फॉर वैल्यू ऑफ p नॉट इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का ही, इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। सो आपको बताना है कि k की वैल्यू फाइंड करनी, जैसे पीछे p की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको पता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है ना, ये होता है। तो रख दीजिएगा a1/a2, देखिए क्या बनता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। a1/a2 हो जाएगा k/12, b1/b2 होता है 3/k, समझ गए होंगे, मतलब x और y को छोड़ के जो बच के वो सारा कोफिशिएंट है, चाहे वो ABCD हो चाहे XY नहीं होना चाहिए, बस कुछ और हो, k है जैसे। सो c1/c2 = -k - 3/-k। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों आ चुके हैं। आपको पता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या चाहिए। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 आपको लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, = b1/b2 = c1/c2। तो माइनस माइनस में कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज छोड़ दिया मैंने। सो आप कैसे करेंगे, देखिए इसको दोनों को इक्वल रख दीजिएगा पहले एक बार। तो k² = 36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, सो k = +-6। अब आदत डाल लीजिए, जब भी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस लगाने की आदत डाल लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से एक और आ जाएगा क्या, अब इन दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। तो 3k = k² - 3k, सो k² - 6k = 0। एक साइड ले गए सबको, k कॉमन निकाल लीजिए, k - 6 = 0, सो आइदर k = 0 और k = 6। ठीक है, ये आया था +-6, k की वैल्यू +-6, और यहाँ से आया था 0 और 6। अब हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन सॉल्यूशन जो होगा वही आंसर होगा। कॉमन का मतलब ये होता है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो कौन सा है, इसमें था +6 और -6 और इसमें था 0 और 6, तो कॉमन क्या हुआ, 6 कॉमन हुआ है ना दोनों में से। सो आंसर इज k = 6। तो कहेंगे 4k = 6, दिस पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, दिस पेयर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का पोर्शन आपको समझ में आया होगा। हम मेनली पोर्शन इसके कर चुके हैं। अब असली जो क्वेश्चन इसमें पक्का आता है वो एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, और उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, तभी आपको मैसेज आएगा कि मैंने कब वीडियो डाला है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।